हाँ जी बच्चों सुनो. So far we were discussing concentration terms and हमने अभी तक 6 concentration terms के बारे में पढ़ लिया है, which is mass by mass percent, mass by volume, volume by volume, molarity, molality and mole fraction. ठीक है, इन 6 के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे अबाउट नॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीपी, स्ट्रेंथ. ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. फाइन, विच इज ऑफिशियली नॉट इन दी सीबीएसई सिलेबस, बट वी शुड बी नोइंग. मैं तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस. ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड, लेट्स सी क्या हम इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं. हाउ मच zinc in grams is required to react with 0.2 molar 500 ml NaOH. Atomic mass of zinc is 66 U. ठीक है, ये this is the question. ठीक, first of all try to do this question. How many of you can try and do this question? Let's see. फिर इस क्वेश्चन को हम अपनी पिछली नॉलेज से करेंगे जितनी अभी तक हमारे पास नॉलेज है, and after that I'll teach you a new way of doing the same question. ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करें कि if we are able to do this question. ठीक है, करो. आंसर Mm-hmm. 6.6 would be the wrong answer. रिएक्शन लिखना पड़ेगा. अभी समझाया था वो. सोचो सोचो सोचो. ये तो सिर्फ वो है, तो रिएक्शन नहीं होगा. ओए ये तो रिएक्शन ही नहीं होगा. नहीं होगा, सोडियम जिंकेट होगा. होगा कभी कह रहा है नहीं होगा, कभी कह रहा है होगा. हाँ जी गुरनूर, व्हाट डू यू थिंक? बख्शिंदर तो टोटली कंफ्यूज्ड है. कभी कहते हैं रिएक्शन होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा. रिएक्शन तो होगा. 10th क्लास में ये हमने पढ़ा है. एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसे मेटल्स हैं जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. एल्यूमिनियम फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड जिंक फॉर्म्स सोडियम जिंकेट. पढ़ा था ना. एल्यूमिनियम और जिंक जो है बड़े ही एक्सेप्शनल से मेटल्स हैं. ठीक है, 3 जगह ये एक्सेप्शन बनाते थे. मैं आपको तीनों याद करा देता हूं कि जनरली मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. याद है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर के होते थे. ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं. मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक. एल्यूमिनियम और जिंक रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ. ओके, यस, ठीक. इसके अलावा एक एक्सेप्शन थी, मेटल्स कोरोड होके खराब होते हैं. एल्यूमिनियम और जिंक कोरोड होके और बेटर हो जाते हैं. पढ़ा था कि इनके ऊपर एक हार्ड स्टिकी
नॉन रिएक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। याद आ रहा है? ठीक है, फाइन। तो हमें 10th क्लास का वो रिएक्शन याद होना चाहिए टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि व्हाट आई कैन सी इज दैट आप में से किसी को याद नहीं है। किसी को याद? सोडियम जिंकेट नहीं बनेगा ये? हाँ तो पूरा रिएक्शन लिखना। सोडियम जिंकेट नाम पता ना तेरे को, फॉर्मूला पता है? कुछ भी करो करो। गलत। तो सबने अपना अपना चांस ले लिया, ठीक है, और सब गलत ही है। मैं एक बार लिख देता हूं, देख लो। ठीक है, सुनो। रिएक्शन इज जिंक प्लस 2 NaOH gives Na2 ZnO2 plus H2 gas. Zinc plus NaOH gives sodium zincate plus hydrogen gas. This was the reaction. अगर हमें ये रिएक्शन आता हो तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान है। From this equation, I can clearly see that बैग किसका है ये भी लिखो। अब क्या एक सेकंड आपको मैं आई नो। चलो सुनो। From the equation, I can clearly see that number of moles of zinc and number of moles of NaOH are in a ratio of 1:2। अगर ये 1 यूज होता है तो वो 2 यूज होता है। ठीक है, राइट? I can say 2 into number of moles of zinc is number of moles of NaOH। ठीक है, 2 into given mass upon atomic mass। जिंक का एटॉमिक मास मैंने क्वेश्चन में दिया था 66। ओके, is equal to number of moles of NaOH। NaOH के कितने मोल्स हैं? मोलैरिटी into वॉल्यूम। 0.2 into 0.5 which is 0.1। ओके, ठीक। 0.1 into 33 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कम्स आउट टू बी 3.3 ग्राम्स। ठीक है, अभी ये समझ आया सब लोगों को? श्योर? बेटा ये था हमारा पुराना मेथड जिसमें आज की क्लास में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है। नो न्यू थ्योरी हैज बीन टॉट। ठीक है, एंड वी हैव डन दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज ओनली। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ आती है? व्हाट इफ आई टेल यू, देखो इस क्वेश्चन में हम कहां अटके थे सब लोग? किसी को रिएक्शन याद नहीं था। ठीक है, यहीं पे तो अटके थे, किसी को रिएक्शन ही याद नहीं था। ओके, व्हाट इफ आई टीच यू अ मेथड जिसमें आपको रिएक्शन ना भी बताओ तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट्स अ मेथड ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन इवन इफ यू डू नॉट नो द रिएक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको रिएक्शन आता है या नहीं। अब देखो हम इतने स्मार्ट तो अभी तक नहीं बने कि हमें केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे और रिएक्शंस भी होंगे जो हमें नहीं आते, है ना? तो हम क्या हमेशा क्वेश्चन छोड़ते रहेंगे क्या? गलती करते रहेंगे क्या? मान लो ये रिएक्शन अब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ये तुम रट के चले गए, पेपर में कोई और आ गया, वो नहीं आता, फिर क्या क्या फायदा होगा ये भी जानने का? नहीं फायदा ना कोई। ठीक है, तो नाउ आई एम टीचिंग यू अ मेथड जिससे हम यही सेम क्वेश्चन करेंगे, यही सेम आंसर आएगा, और मैं रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमें रिएक्शन पता ही ना हो। ठीक है, विल बी सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन इन अ वे दैट हमें पता ही नहीं है कि रिएक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट पहले ये बताओ ये सबको समझ में आया? ठीक है, श्योर? पहले मैं कंप्लीट ही कर लेता हूं, लिख लेता हूं, आई विल बी गिविंग यू टाइम। ठीक है, सुनो,
बेटा the concept I am talking about is the concept of a new concentration term known as normality. बेटा जैसे मोलारिटी है वैसे ही नॉर्मेलिटी है. ओके, मोलारिटी की यूनिट मोलर, मोलालिटी की यूनिट मोलर, नॉर्मेलिटी की यूनिट नॉर्मल. ठीक है, क्या है नॉर्मेलिटी? इन सब से डिफरेंट है. तो मैं अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं है ये सीबीएसई में. सुन लो, नॉर्मेलिटी का मतलब है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता था, वी ऑलरेडी न्यू व्हाट नंबर ऑफ मोल्स आर. बड़ी मुश्किल से कर कर आके हम समझ गए कि मोल्स यूज होता है, मोल्स क्या होता है. अब ये नई टर्म आ गई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस. बेटा जब आपने फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी एसआई यूनिट मोल थी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी एसआई यूनिट कैंडेला थी, पढ़ी है ना वो. सात फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं एंड बाकी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं. तो जैसे लेंथ है बेटा, लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, पर उसकी और यूनिट्स भी तो होती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर होती है ना. फाइन. वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल के अलावा भी तो यूनिट्स होती होंगी, जैसे ये ग्राम इक्विवेलेंट्स. ओके, तो दिस इज जस्ट अनदर यूनिट. जैसे हम मोल्स में हम सामान को गिन सकते हैं, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट्स में भी गिन सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, वॉल्यूम को मैंने ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है बेटा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. ठीक है, ये फाइन. अब हमें इक्विवेलेंट मास नहीं पता, बात तो अभी भी वही है, पहले वो नहीं पता था, अब ये नहीं पता. तो कोई बात नहीं, उसे भी सिंप्लीफाई कर देता हूं. बेटा इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास ही होता है, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. अब एन फैक्टर नहीं पता. ठीक है, ये आगे 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 फंसाए जा रहे हैं. ठीक है, जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा तो हमारा क्वेश्चन था ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है सर, समझ नहीं आ रहा नॉर्मेलिटी. मैं कोई बात नहीं, ये देख लो, ये सब बात तो भी वही है. इक्विवेलेंट मास नहीं आता, अब इक्विवेलेंट मास आ गया, एन फैक्टर नहीं आता, नॉर्मेलिटी तो अभी भी नहीं आती. ठीक है, पर मैं थोड़े से टर्म्स सिंप्लीफाई कर देता हूं. गिवन मास बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर को आगे ले जाते हैं, एन फैक्टर into number of moles divided by volume. बेटा number of moles divided by volume होता है molarity. ठीक है, तो घूम फिर के नॉर्मेलिटी बन गया है n फैक्टर इनटू मोलारिटी. अगर हमें n फैक्टर पता चल जाए तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो n फैक्टर को पढ़ते हैं सीधा. क्या होता है ये n फैक्टर? सुन, क्या है ये n फैक्टर? n फैक्टर किसी भी चीज का उसके रिएक्टिव पार्ट्स का मेजर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एसिड की बात करूं, फॉर एसिड्स, बेटा n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस लॉस्ट. कि कोई एसिड H प्लस आयंस कितने लूज करेगा. ठीक है, जैसे अगर HCl एक H प्लस लूज करेगा, H2SO4 पता होगा आपको, ये 2 H प्लस और सल्फेट में टूटता है. ठीक है, तो इसका n फैक्टर है बेटा 2. H3PO4 n फैक्टर है 3. ओके, ठीक. ऐसे ही फॉर बेसिस n फैक्टर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ OH माइनस आयंस लॉस्ट। ठीक है, बेसिस के लिए n फैक्टर का मतलब है कि OH नेगेटिव कितने गए। जैसे NaOH डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड OH नेगेटिव, तो NaOH का n फैक्टर आएगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट, फॉर सॉल्ट्स एसिड्स H प्लस कितना देंगे, बेसिस OH नेगेटिव कितना देंगे। सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट में n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, सॉल्ट्स में n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जब सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, क्लोरीन एक गेन करना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना। ठीक है, ऐसे ही जब AlCl3 बनता है तो एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इसको, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना। फाइन। ऐसे ही जब Al2O3 बनता है, एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, 2 इसको। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गॉट ट्रांसफर्ड, 6, तो n फैक्टर होगा 6। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो जैसे NaCl है, n फैक्टर होगा 1, MgCl2 के लिए n फैक्टर होगा 2, Al2O3 के लिए n फैक्टर होगा 6। ठीक है बच्चों, ये समझ में आता। ठीक है, बेटा आयंस के लिए n फैक्टर का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, जैसे जिंक है, जिंक कौन सा आयन बनाता है, 2+, तो जिंक का n फैक्टर है 2। ठीक है, एल्यूमिनियम की जनरल वैलेंसी क्या है, 3+, एल्यूमिनियम का n फैक्टर है 3। ठीक है, फ्लोराइड के लिए n फैक्टर क्या होगा, 1, उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्साइड के लिए n फैक्टर क्या होगा, 2, उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। ये बात समझ है। तो हर किसी का एक n फैक्टर। ओके, यहां तक बात समझ आती है। अब सुनो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये क्यों पढ़ाया मैंने, क्यों इतना सब किया। इसकी जो यूनिट है दैट इज नॉर्मल। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। फाइन, डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल N। अब एक बार इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया था, अब उसको मैं बिना रिएक्शन के करके दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, कैसे, एक चीज को सीखते हैं अंदर, वो ये, there is a thing in chemistry known as concept of equivalence। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस इज whenever two things react, जब भी कोई दो चीजें रिएक्ट करती हैं, their gram equivalents reacting are equal। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना तो ऐसे दुआएं दोगे बिल्कुल जिंदगी भर। सुनो बेटा, मोल्स इक्वल रिएक्ट करेंगे जरूरी नहीं है, इसका 1 मोल उसके 2 के साथ रिएक्ट करता है। दिख रहा है ना, यही तो अप्लाई करने में सारी दिक्कत है हमें।
फाइन, यही नहीं समझ आता, टू यहां लगाना है, यहां लगाना है, कहां लगाना है, इसी में ही गलतियां कर जाते हैं। ठीक, ओके। मोल्स बराबर रिएक्ट करेंगे, नॉट नेसेसरी। दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका 1 मोल उसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है, और वही हमने पुट किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आर डबल ऑफ जिंक, तो 2 यहां पे लगाना है, बच्चे यहां पे लगा देते हैं इक्वेशन लिखते टाइम, ये करते हैं ना, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उनको 2 NaOH के साथ दिखता है, वो उसी के साथ लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन में पढ़ना ही क्यों है, छोड़ दो उसको। ठीक, इधर समझो, ये कह रहा है जब भी दुनिया में कोई भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी, नॉट जस्ट दिस रिएक्शन, दुनिया में कभी भी दो चीजें रिएक्ट करेंगी, सपोज A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A will always be equal to gram equivalence of B। ग्राम इक्विवेलेंस क्या होंगे बेटा, एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम? लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम को उधर अगर मैं ले जाऊं तो ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी ऑफ A इनटू वॉल्यूम ऑफ A, इसके इक्विवेलेंस क्या होंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ B इनटू वॉल्यूम ऑफ B। जब भी दो चीजें रिएक्ट करेंगे, दिस रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड है, ऑलवेज। ठीक, अब मान लेते हैं कि मुझे ये नहीं आता, ठीक है, मुझे ये वाला मेथड आता ही नहीं है, इसको मैं एक साइड कर देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट करता हूं। इस क्वेश्चन में किस किस का रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक और NaOH का, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया जब भी कुछ भी दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ जिंक इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ जिंक मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ जिंक इनटू वॉल्यूम ऑफ जिंक, is equal to normality of NaOH into volume of NaOH। ठीक है, यहां तक सब सही है या नहीं है, यहां तक ठीक है, ओके। नॉर्मेलिटी होता था n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, NaOH का n फैक्टर क्या होगा 1, ये तो एक OH नेगेटिव लूज करता, ठीक है, तो 1 इंटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिखा, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ये लिख लिया मैंने, ठीक है, नॉर्मेलिटी की जगह n फैक्टर इनटू मोलैरिटी लिख लिया, फाइन। ये काम मैं यहां पे भी तो कर सकता हूं, ठीक है। जिंक का n फैक्टर क्या होगा, जिंक का n फैक्टर होगा 2, क्योंकि जिंक क्या आयन बनाता है, Zn2+ बनाता है ना। 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ जिंक इंटू वॉल्यूम ऑफ जिंक, ओके फाइन। तो बेटा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है। NaOH की मोलैरिटी भी दे रखी है, NaOH की वॉल्यूम भी दे रखी है, 1 इंटू 0.2 into 0.5, 2 into given mass upon atomic mass। आ गए हम वहीं पे, without even knowing the reaction I got to the same answer। मुझे रिएक्शन ना भी पता हो तब भी हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग नॉर्मेलिटी, ओके। इवन इफ यू डू नॉट नो द रिएक्शन, आप ऐसे क्वेश्चंस कर जाओगे और आपको सारे रिएक्शंस 100% श्योर, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सारे रिएक्शन नहीं आते आपको, ठीक है, समझ आई। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स, और इससे वो कंफ्यूजन भी अवॉइड हो जाती है कि 2 यहां लगाना है या वहां लगाना है, अपने आप जहां लगना होगा लग जाएगा, ठीक है।
हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर कि स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। देख, कुछ स्कूल्स में नॉर्मेलिटी पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाया है वो तो लगाए, ठीक है, जिनको स्कूल में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाया वो एक बार अपनी स्कूल की टीचर से वेरीफाई कर ले कि आप नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन करने के मार्क्स दोगे या नहीं दोगे, समझ आई। अदरवाइज फिर उसी मेथड में अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ आई। अभी बताओ पहले, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम नॉर्मेलिटी? पक्का समझ आया? गुनूर, यूजफुलनेस समझ आई इसकी कि हाउ दिस इज यूजफुल, ठीक है। इट कैन हेल्प यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू वुड लीव और डू रॉन्ग अदरवाइज। कौन सा, ये वाला टू? नॉर्मेलिटी होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। जिंक का n फैक्टर क्या है? 2। ये देख, Zn2 प्लस 2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, समझ आ रही है। तो मैंने N2 की जगह पे तो M2 लिख दिया ना, सॉरी मास, नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी कर दिया। कैसे? नॉर्मेलिटी इज n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ऐसे किया है, ओके। और एनी अदर क्वेश्चन तो नहीं समझ आया, ठीक है। मनन, गेटिंग दिस? फाइन। अब इसको लिखना है ना, आप पहले ये लिख, फर्स्ट राइट कंप्लीट नॉर्मेलिटी थिंग, फिर वो क्वेश्चन लिखना और दोनों तरीके से उसके आंसर लिखना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस जरूर लिखना, ठीक है, मस्ट राइट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, दैट इज ऑलवेज वैलिड। हरनूर, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज मेरी पहली क्लास है, तो नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं? इतनी तो गंदी होती भी नहीं है जितनी तो गंदी कर दी है, ऐसा तो नहीं लग रहा? पक्का ठीक लग रहा? हाँ, मेरे को मैसेज डाल दो कल, ठीक है। यू हैव माय नंबर, मुझे नोट्स दिए थे उन पे भी लिखा हो, ठीक है, नहीं तो ग्रुप में से। लिख लिया? हाँ, कर सकते हैं, क्या होगा।
चलो सुनो, ये तो बात थी नॉर्मेलिटी, ठीक है, दिस इज व्हाट नॉर्मेलिटी इज, द यूनिट इज नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट्स हैं हमारे पास? देयर इज अ थिंग, देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट in grams upon volume of solution in liters, ठीक है, ये होता है स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट है ग्राम पर लीटर्स, ठीक है, तो ये मास बाय वॉल्यूम है, ओके। अब हम में से कौन इंटेलिजेंट पर्सन स्ट्रेंथ और डेंसिटी में डिफरेंस बताएगा? डेंसिटी भी तो मास बाय वॉल्यूम ही होती है। What is the difference between strength and density then? Yes. Density is not a concentration term. Density of a solution is mass of solution upon volume of solution. कि solution का mass कितना है upon solution की volume कितनी है। Density कोई concentration term नहीं है कि solution में solute का mass कितना है, ठीक है। ये बात समझ आई? तो इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तुम खुद सोचो, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये राइट ये होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मैं इसको मोलर मास से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, क्या बचेगा? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वही तो होती है स्ट्रेंथ, ठीक है, इजी। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इजी, बस हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, और कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा, वी ऑल्सो हैव ppm, ppb। ppm का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, एंड ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन। शायद पहले भी बताया था कि जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी होती है, जैसे एयर में पॉल्यूटेंट्स, हम मेजर करते हैं AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम बोलते हैं ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, आज बारिश हुई थी, आज तो हमारे यहाँ का AQI सिर्फ 150 है, ठीक है, जो कि सिर्फ नहीं होता, ओके। हम तो 150 में खुशी हो जाते हैं कि वाह स्विट्जरलैंड बन गया हमारे यहाँ दिल्ली, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। 150 इज ऑल्सो बैड ओनली, पर हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं 150 देख के। वो अगले दिन सुबह तक खराब हो जाता है, 200-300 हो ही जाता है फिर, बट एनीवेज वो 150 क्या होता है? वो 150 ppm होता है। अगर मेरे पास 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ एयर है, तो उसमें 150 ग्राम ये है पॉल्यूटेंट्स, ठीक। तो व्हाट इज ppm? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solution into 10 to the power 6। अब वो पार्ट्स पर मिलियन है, ये बिलियन है। मिलियन में 10 की पावर 6 होता है, बिलियन में 10 की पावर 9 होता है, बस इतना फर्क है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ppm ppb, द लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको पढ़ाना
इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, और इस कॉन्सेंट्रेशन का नाम भी यही है, फॉर्मेलिटी। बिल्कुल अपने नाम को जस्टिफाई करता है ये, ठीक है। बिल्कुल इसके आने के चांसेस जीरो है, ठीक है, पर हमें अपना फर्ज निभाना है तो पढ़ा रहे। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसकी यूनिट होती है फॉर्मल, डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल F. What is this number of formula units? Number of formula units बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था? गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होता है गिवन मास बाय फॉर्मूला मास, ठीक है, सो प्रिडिक्टेबल, ठीक। पर अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है? ठीक, फॉर्मूला मास इज द सेम थिंग एज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, कि उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का कितना मास होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, मोलर मास 180, अब तक तो याद ही हो गया, ठीक है। लेकिन यही ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2, इसका मास कितना है? 12 + 2 + 16 30। तो बेटा इसका फॉर्मूला मास कितना होगा? 30। ओके, ये है फॉर्मेलिटी। यस, दिस वन। पर फॉर्मेलिटी के एज सच कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, कुछ खास रूल्स नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। बस हमें पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग। ओके, ठीक। तो दीज आर टर्म्स जो आपको किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक है, बट वी शुड बी नोइंग कि क्या है। समझ आई? अब एक क्वेश्चन करें फटाफट, कोई क्वेश्चन। इनमें से काम की चीज नॉर्मेलिटी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो नॉर्मेलिटी। एक फटाफट कोई क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। विदाउट राइटिंग द रिएक्शन, ठीक है, बिना रिएक्शन लिखे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 0.2 molar will completely react with 0.3 molar 500 ml phosphoric acid H3PO3, H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये उसमें 27 होता है। फॉस्फोरस का 31 होता है एटॉमिक मास, पर अगर तो उस रास्ते जा रहा है तो कुछ बहुत गलत करने जा रहा है। इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है ऑनेस्टली।
सही है। हाँ जी बच्चों, हनूर हैज ऑलरेडी गॉट द राइट आंसर। आया? दिखा क्या कर रहे? यहाँ तो ठीक है, ये सही तो कर रहा है। कर कर कर। सुनो, बहुत मुश्किल नहीं था। देखो, अगर आप रिएक्शन बनाने बैठोगे, उसका रिएक्शन बनाओगे, बैलेंस करोगे, उससे पहले तो क्वेश्चन ही हो जाएगा। सिंपल है। मैंने कहा था जब भी दो चीजें रिएक्ट करेंगे उनके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंस मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम फॉर दैट। ठीक है, फाइन, मैं उसको ए और उसको बी मान लेता हूं। ठीक, नॉर्मेलिटी n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। बेटा MgOH वोल्ट वाइज का n फैक्टर क्या है? कितने OH नेगेटिव लूज करेगा? 2। तो 2 इनटू MgOH वोल्ट वाइज की मोलैरिटी दी हुई है 0.2, उसकी वॉल्यूम नहीं दी हुई, कोई बात नहीं। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड 3H प्लस लूज करता है, तो n फैक्टर है 3, इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.3 और वॉल्यूम है 0.5। क्वेश्चन खत्म। यहां से V की ही तो वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन खत्म। दैट्स इट, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, 11.2 आ रही है। यस। अभी समझ आ रही है नॉर्मेलिटी की वैल्यू? ठीक है, तो अगर आपको पता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मस्त आप एक एक दो दो लाइन में कर दोगे, जो कि दूसरे बच्चों को बहुत टाइम लगेगा। कुछ बच्चे इसकी इक्वेशन लिखने में, बैलेंस करने में ही बहुत टाइम लगाएंगे। ठीक है, समझ आई? बट यू नीड नॉट टू डू दैट। ओके, so this is what is the learning of today's class. That's it, that's where we wind up. Thank you.